challenges of a human resource management। सो एचआरएम का आज हमारा ये टॉपिक है। सो क्या है, जब हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं जो एचआर को फेस करना होता है, क्योंकि आपको पता है एक एचआर यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजीज को या फिर हम किसी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे मैनेज नहीं कर रहे हैं। हम हमें यहाँ पे पीपल को वी आर हैविंग टू मैनेज पीपल हियर। सो हमें यहाँ पे पीपल को मैनेज करना पड़ रहा है। सो दैट्स नॉट अ नॉर्मल रैंडम थिंग, इट्स अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर एवरीवन, फॉर एचआर आल्सो। सो ये आज हम पढ़ेंगे। क्या है, पीपल को मैनेज करना बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग भी है, क्योंकि पीपल हैव इमोशंस एंड ऑल ना। सो दैट्स व्हाई अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा फर्स्ट चैलेंज है एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन मीन्स क्या है, जो भी एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए हैं, जिनको हम ऑनबोर्ड कर लिए हैं, तो उनको हमारी कंपनी के अंदर रोके रखना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रोके रखना ही रिटेंशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय रिटेंशन refers to an organization's ability to retain its talented employees for a long period। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ऐसे एबिलिटीज होनी चाहिए, या फिर ऐसी चीजें ऑर्गेनाइजेशन को, एचआर को करनी चाहिए, मैनेजमेंट को, कि वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे रहने के लिए मतलब उनका दिल खुश हो, वो सेटिस्फाई हो, वो अपने आप से खुशी से बहुत मोटिवेट होकर, बहुत सेटिस्फाई होकर वहाँ पे रहें। तो हर एक एम्प्लॉय को हमें ऐसे रिटेन करवाना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो लॉन्ग टाइम के तक एम्प्लॉय को रिटेन करके रख सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे इनको रिटेन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या एचआर को क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है, लाइक बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है ना चले जाते हैं ऑफिस छोड़ छोड़ कर। अगर ज्वाइन करके 3 मंथ हुआ, 6 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ, या फिर वन वन ईयर हुआ, 2 ईयर 3 ईयर के लिए रुक ही नहीं रहे हैं, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया ना। बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ कर जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट से फिर न्यू न्यू को हायर करना, फिर उनको ट्रेनिंग करना, फिर उनको डेवलप करना, फिर उनका परफॉर्मेंस देखना, फिर तो कॉस्ट भी होगा, टाइम भी इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे एक चैलेंज ही है ये, लॉस ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज। अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज जो यहाँ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन से सीख लिया और चले गए, तो क्या मतलब हुआ, हम उनको ट्रेनिंग दिए हैं, हम उनको डेवलप किए हैं, हम उनका परफॉर्मेंस नोटिस करके उनको गाइड किए हैं। अब वो जाके किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, अब फिर हमें न्यू हायर करेंगे, तो फिर उसको स्किलफुल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा। स्किल्ड पर्सन रहेगा तो कम टाइम में बहुत अच्छा काम कर लेगा प्रोडक्टिविटी से इसके साथ, इसलिए इंक्रीज हायरिंग एंड ट्रेनिंग कास्ट। तो अब हमें जो भी एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, फिर न्यू को हायर करने के लिए ट्रेनिंग का कॉस्ट भी होता है। एग्जाम्पल, an experienced employee leaves the company for a better salary and a growth opportunity। तो एक experienced employee जिसके पास स्किल है, बहुत स्किल्ड है वो, तो वो क्यों छोड़ के जाएगा, उसको और बेटर सैलरी और बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको कोई कोर्सेस से वो प्रोवाइड नहीं कर रही है जिससे वो फ्यूचर के लिए ग्रो कर सके। तो इस वजह से शायद वो अपने ग्रोथ के लिए कहीं और जा रहा है। तो एचआर को क्या करना चाहिए, व्हाट एचआर कैन डू एट दैट टाइम। सो यहाँ पे ऑफर कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड बेनिफिट्स है। इनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, जैसी सैलरी से हमारे कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको भी वैसी सैलरी इनको प्रोवाइड करना चाहिए, और उनको ऐसे बेनिफिट्स भी देना चाहिए। प्रोवाइड करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन से, तो इनको करियर ग्रोथ के लिए आप कोर्सेज प्रोवाइड करो, जैसे कि यूनिवर्सिटीज में कोर्सेरा प्रोवाइड करते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर ये कोई भी कोर्स, कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, तो उनको फ्री में वो कोर्स आप प्रोवाइड करो। एंड प्रमोशंस दो आप ही की कंपनी में, सो दैट वो फ्यूचर में उनको प्रमोशन मिल गया तो वो कमिटेड एम्प्लॉयज बन के रह जाएंगे, और हमारी कंपनी उनसे बेनिफिट हासिल करती रहेगी। मेंटेन पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। अगर वर्क कल्चर जो भी है, वर्क एनवायरनमेंट है, वो बहुत प्रेशराइज्ड है, या फिर पॉजिटिव नहीं है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो किसी को भी सबसे पहले ना, money is not that much greater than peace now। So they will definitely leave the company। So यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, बीइंग एन एचआर। सेकेंड चैलेंज क्या है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। जैसे कि इस दुनिया के अंदर, इस अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो यहाँ पे हर कोई सिंगल एक ही टाइप का नहीं है, हर कोई डिफरेंट है।
तो सेम ऐसे ही इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ऐसे ही वर्कफोर्स में भी डाइवर्सिटी होती है, लाइक मैनेजिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड से, कल्चर से, जेंडर से एंड एज ग्रुप से इफेक्टिवली। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि आप डिलॉयट समझ लो, कोई भी कंपनी, इन्फोसिस, कैप्जेमिनी, कुछ भी हो, तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं, लाइक डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करने वाले, डिफरेंट कल्चर्स वाले, लाइक साउथ कल्चर अलग है, नॉर्थ कल्चर अलग है, कोई मेल्स होंगे, फीमेल्स होंगे, एंड एज ग्रुप से कोई बहुत एल्डर होगा तो कोई बहुत यंगर होगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से ना बहुत ज़्यादा लाइक डाइवर्सिटी, मतलब अच्छी डाइवर्सिटी वहाँ पे होती है ना? तो इन सबको मैनेज करना थोड़ा मतलब चैलेंजिंग होता ही है, क्योंकि सबके अपना कल्चर अलग है, अपना वे ऑफ थिंकिंग अलग है, अपना लाइफ़स्टाइल अलग है, अपना कम्युनिकेशन स्टाइल अलग है, इन सब फैक्टर्स की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स, लाइक यहाँ पे कोई साउथ एंड नॉर्थ वाले दोनों आ रहे हैं, लेकिन साउथ वालों का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग है, तो नॉर्थ वालों का अलग है, तो हो सकता है दोनों को दोनों के अंदर बैरियर हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो या फिर कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएँगे, साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है, तो वो अलग सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं, हमारे बिलीफ्स अलग होते हैं, तो थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब पार्शियलिटी आ जाएगी, तुम साउथ वाले हो, हम नॉर्थ वाले हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, या फिर आप छोटे हो, आप लाइक होता है कि मैं बड़ा हूँ कंपनी के अंदर में, मैं एल्डर हूँ, आप यंगर हो, तो मैं अपना ईगो दिखाऊँगा, ऐसे कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो ये क्यों एज डिफरेंस है, बैकग्राउंड डिफरेंट है, जेंडर है, हो सकता है कि फीमेल्स को वहाँ पे ज़्यादा बायसनेस मिल रहा है, मतलब पार्शियलिटी दिखा रहे हैं, तो मेल्स को ईगो आ रहा होगा, मेल मेल मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। तो एम्प्लॉइज फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स में हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स लीडिंग टू कंफ्यूजन। जैसे कि डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल हो जाएगा, डिफरेंट रीजन्स होने की वजह से साउथ वालों का स्टाइल अलग है बोलने का, और नॉर्थ वालों का स्टाइल अलग है बोलने का, थोड़ा वे ऑफ, लेकिन इंग्लिश दोनों का सेम है, लेकिन तरीका अलग है। तो यहाँ पे हो सकता है वो जो कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, शायद वो आपको अच्छे से समझ में ना आए, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसके लिए एचआर क्या कर सकती है, कंडक्ट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ट्रेनिंग। सो आप क्या करो यहाँ पे, डाइवर्सिटी की ट्रेनिंग्स को सबको क्या करो, कंडक्ट करो, सो दैट हम उनको ट्रेन कर सकें, हमारे एम्प्लॉयज को हम उनको समझा सकें कि ऐसे ऐसे रहना है आपको। प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, मेल है फीमेल है ऐसे मत देखो, साउथ नॉर्थ मत देखो। सो अकॉर्डिंग टू देयर बैक, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, qualification background and skills, we have to give them opportunities, not according to male female, not according to south and north वाले, है ना? encourage open communication है, तो अच्छे से बोलो कि मतलब कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप आओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, चैलेंज फेस कर रहे हैं, कुछ लाइक आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट कुछ हो गया आपके टीम में, तो आओ आओ आकर एचआर से बात करो आप, सो दैट वो कॉन्फ्लिक्ट को हम दूर कर सकें। तो यहाँ पे उनको एनकरेज करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आओ आप हमारे पास बोलकर उनको एनकरेज करना है, बीइंग एन एचआर। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। सो यहाँ पे अब जैसे कि आज तक एआई नहीं था, अब एआई आ गया है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है, वैसे ही टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होते रहते हैं, जो कि एक चैलेंजिंग पार्ट है एचआर के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अडॉप्टिंग टू रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरिंग द एम्प्लॉयज आर अपडेटेड विद न्यू टूल्स है। सो रैपिडली चेंज हो रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी बहुत सारे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो सारी टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना पड़ेगा ना सारे एम्प्लॉयज को, सो दैट हम भी हमारे कॉम्पिटिटर से जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम compete कर सकें। उसके लिए हमारे एम्प्लॉइज के अंदर भी ऐसे स्किल्स होना चाहिए, ऐसी प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। अगर दूसरी कंपनी एआई को फॉलो करके बहुत कम टाइम में काम कर रही है, और आपकी कंपनी वाले एम्प्लॉइज बोल रहे हैं मैं न्यू टेक्नोलॉजी नहीं सीखूंगा, ऐसे रेसिस्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपका वर्क स्लो हो जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, उनके प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो पीछे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे एचआर फेस करती है क्या, स्किल गैप से अमंग एम्प्लॉयज है। यहाँ पे एम्प्लॉयज के दरमियान में स्किल का गैप आ जाएगा, कोई सीख के चला गया एआई, और कोई और सीखना ही नहीं चाहता है, रेसिस्टेंस टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो बहुत जल्दी लाइक रैपिड चेंजेस जैसे होते हैं, उतना रैपिडली ये अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, कोई भी न्यू थिंग से इतना जल्दी अडॉप्टेबल नहीं होता है, तो वो रेसिस्ट करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे वो। ट्रेनिंग चैलेंजेस है, ट्रेनिंग अगर वो अडॉप्ट ही
ही नहीं करेंगे। अगर वो अडॉप्ट भी कर लिए अगर ट्रेनिंग देने के बाद भी, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के ड्यूरिंग भी उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये सारे एचआर को ही फेस करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज स्ट्रगल टू यूज़ अ न्यू एचआर सॉफ्टवेयर और डेटा टूल्स। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में जब यहाँ पे एम्प्लॉइज़ जो भी है ना, अगर यहाँ पे हम एक न्यू सॉफ्टवेयर हमारे कंपनी में दे दिए या फिर कोई न्यू डेटा टूल हम दे दिए, तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉइज़ स्ट्रगल करने लगते हैं कि इसको मैं कैसे यूज़ करूँ, इस सॉफ्टवेयर को कैसे इससे मैं अपना काम कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ जो है ना स्ट्रगल करने लगते हैं। तो यहाँ पे एचआर को का क्या करना चाहिए, प्रोवाइड रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रेगुलरली उनको ट्रेन करते रहो। कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए उनको एनकरेज करते रहो। ऐसा नहीं कि सीख लिए फिर गिव अप कर दिए, नहीं, कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए उनको एनकरेज करते रहो, हो जाएगा। यूज़ यूज़र फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, और आप भी ऐसी टेक्नोलॉजी मत लेके आ जाओ कि वो बहुत उसका इंटरफेस हो, वो टूल को यूज़ करना, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ लग जाए हमारे एम्प्लॉइज़ को, नहीं। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए टेक्नोलॉजी भी, सो दैट दे कैन फील दैट ईज़ी। एंड देन वी हैव लीगल कॉम्प्लियंस। लीगल कॉम्प्लियंस मीन्स लीगल लॉस होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में लॉस होते हैं, कोई भी क्राइम आप करो तो ये मतलब लॉस जो है ना एप्लीकेबल होते हैं। तो सेम ऐसे ही होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन रन होता है तो लॉस के अकॉर्डिंग ही लीगली ही उसको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं इलीगल वो कुछ नहीं कर सकता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज ऑल लेबर लॉस एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस है। तो गवर्नमेंट के भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं, लेबर लॉस होते हैं। अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो उनको वेजेस नहीं दे रहे हैं, ऐसे सारे तो आपकी कंपनी को प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। तो यही है ये व्हाट एचआर फेसेस रिस्क ऑफ लीगल पेनाल्टीज। तो यहाँ पे क्या है, जब आप किसी से काम करवा रहे हैं लेबर से और उनको एवरीडे आपको वेजेस देना होता है, अगर आप एवरीडे उनको 500 रुपीज तो भी नहीं देंगे तो उनका भी दिन कैसा चलेगा, क्योंकि वो बेचारे लोग उसी पैसे को ले जाके उस दिन का खाना उसकी उनकी फैमिली को खिलाते हैं। उनके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और आप उनको 200 रुपीज ऐसा दे के भेज दिए, तो आप कितना गलत कर रहे हैं उनके साथ में। तो ऐसा नहीं होता है, उनसे ये मजदूरी करवा कर आप नहीं देंगे उनको, ऐसा बहुत गलत होता है। तो ये लेबर लॉस के अपोजिट होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज हो जाएंगे, आपको कॉम्प्लेक्स एंड चेंजिंग लॉस है। तो लॉस भी चेंज होते रहते हैं, तो उसको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर दिए, अगर आप लॉस के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं, मिनिमम वेज नहीं देना चाहिए आपको, मिनिमम भी नहीं दे रहे हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कंपनी को पेनल्टीज को देना पड़ेगा, लाइक फाइन पे करना पड़ेगा ऐसे। सो यहाँ पे स्टे अपडेटेड विद लेबर लॉस, तो लॉस भी चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अब लॉज चेंज हो गए हैं, अगर आप किसी लड़की के साथ रहो और उसको छोड़ दो, शादी नहीं करो, तो आपको ना जेल जाना पड़ेगा और आपको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे न्यू न्यू लॉ आ गया है इंडिया में। सेम ऐसे ही लेबर लॉज भी चेंज होते रहते हैं कि एवरीडे आपको इतना मतलब ये वेजेस हो सकता है लिविंग कास्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, सो दैट आप उनको इतनी ही वेजेस दे पाओ जितना कि गवर्नमेंट ने बोला है। अगर आप उससे कम दे दिए तो आपको ही लॉस होगा फ्यूचर में। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। कोई भी आप कुछ भी उनको वेजेस दे रहे हैं या फिर आप पेरोल कर रहे हैं, तो सारे रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, सो दैट फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कंडक्ट रेगुलर ऑडिट्स। अब यहाँ पे एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट आ जाएगा। सो यहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना एंड उसको वर्क से एंगेज्ड रखना, सो दैट वो वर्क से या फिर वर्क एनवायरनमेंट से वो उसका मोटिवेशन ना चला जाए, वो बोर ना हो जाए, वो अनअप्रिशिएट ना हो जाए। इन चीजों को भी बनाए रखना एक एचआर का काम होता है। लेकिन इन चीजों को बनाए रखना भी एक चैलेंजिंग पार्ट ही है। तो कैसे, कीपिंग एम्प्लॉयज मोटिवेटेड, satisfied एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर वर्क। उनके लाइक वो मोटिवेटेड रहें और वो अपने वर्क से, अपनी सैलरी से, अपने वर्क एनवायरनमेंट से, अपने कलीग्स से, सबसे एक एम्प्लॉय सैटिस्फाइड रहे एंड वो अपने वर्क में इन्वॉल्व होके रहे, एक्टिवली इन्वॉल्व होके रहे, बहुत खुशी खुशी, बहुत मोटिवेटेडली वो अपना काम करता रहे। ऐसे रखना भी एक चैलेंजिंग पार्ट है। तो उसके लिए क्या एचआर फेस, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एचआर को फेस करना पड़ेगा लो प्रोडक्टिविटी। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, अगर वो सैटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एचआर जो भी है वो जो भी है ना एम्प्लॉय, उसकी प्रोडक्टिविटी को लो कर देगा। एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, वर्क में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा, वो हाई ऑब्सेंटिज्म है, लेकिन लाइक वो बार बार ऑफिस को नहीं आएगा, तो ये सारी चीजें करता रहेगा, वर्क नहीं करेगा, ऐसे करता रहेगा। तो इसीलिए उसको एम्प्लॉयज फील अनअप्रिशिएटेड एंड लूज इंटरेस्ट इन देयर वर्क। सो अनअप्रिशिएट हो जाएंगे, वो वर्क से इंटरेस्ट उनका लूज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको
उन व्हाट एचआर कैन डू, इंट्रोड्यूस अ रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स है। अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उनको रिवार्ड दो, अगर वो अच्छा कुछ कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करो कि ये कंपनी, ये टीम में ये एम्प्लॉय बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप उसके परफॉर्मेंस को देखो, आप उसको रिकॉग्नाइज करो कि बहुत अच्छा बंदा है, उस बंदे को आप रिकॉग्नाइज करके उसको रिकॉग्निशन दो प्रोग्राम्स में। तो प्रोवाइड फीडबैक एंड अप्रिसिएशन दो, देखो तुम्हारा ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, मैनेजर बोलो कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्टाइल भी बहुत अच्छा था, और थोड़ा तुम कॉन्फिडेंस को और तुम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फीडबैक दो उनको, वो खुश होगा और करने और वो खुशी से करने लगेगा आगे वर्क जो भी है। उनको अप्रिशिएट करो आप, सपोर्ट वर्क लाइफ बैलेंस है, ऐसा नहीं कि बस वर्क करो वर्क करो वर्क करो। आप उनकी फैमिली के लिए, उनकी प्राइवेसी के लिए भी आप उनको थोड़ा टाइम दो कि वो आप थोड़ा, वो अगर कोई हॉलिडे चाहते हैं या फिर वो कोई वेकेशन चाहते हैं तो आप उनको दो, सो दैट दे कैन फील लाइक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लाइक वो उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मेंटेन है, दे कैन फील लाइक दैट। देन वी हैव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो अब यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा है, उस परफॉर्मेंस को एम्प्लॉय के इवेलुएट करते रहना, उसको मैनेज करना, और अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो और कोशिश करना कि उसका और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। अगर कोई किसी का परफॉर्मेंस लो हो रहा है तो उसको मेंटेन रखना, उसको और मतलब उसको अच्छा परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस अच्छा करने की कोशिश करना, इन सबको मैनेज करना भी एचआर का काम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब है, इस परफॉर्मेंस को मैनेज करना भी एक चैलेंजिंग पार्ट है। कैसे? इवैल्यूएटिंग एंड इंप्रूविंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहो और उसको इंप्रूव करते रहो, सो दैट वी कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। व्हाट एचआर फेसेस ए बायस इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो यहाँ लैक ऑफ अ क्लियर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अब एक एम्प्लॉय है, उसको लगेगा कि मैं परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा हूँ, बेस इन परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन है, लेकिन उसको अप्रेजल अच्छा मिल रहा है, उसको रेटिंग अच्छी मिल रही है, मुझे परफॉर्मेंस मुझे अच्छी रेटिंग नहीं मिल रही है, मुझे अप्रेजल भी नहीं मिल रहा है। तो उसको क्या लगेगा, उसके अंदर मतलब बायसनेस दिखा रहे हैं आप, लैक ऑफ अ क्लियर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। सो आप दे दो उनको परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया दे दो, बोलो कि देखो इस मंथ में अगर कोई सेल्स का एम्प्लॉय है तो 50 प्रोडक्ट्स को आपको सेल करना है, तो आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को क्लियर रखो। उसको पता चलेगा कि देखो इस मंथ में 40 प्रोडक्ट्स को सेल किया हूँ, वो और मोटिवेट होगा और उसको लगेगा कि देखो मेरा क्राइटेरिया ये था, मैं इतना नहीं कर पाया, फ्यूचर में नेक्स्ट में ट्राई करूंगा 50 की 50 मैं कर सकूं, मेरा चैलेंज कंप्लीट। सो यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन है, अब आप बायसनेस दिखा रहे हैं, आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को लाइक उनको क्लियर नहीं रख रहे हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, इतना करना है, आपको ऐसा करना है, आप उनको क्लियरली नहीं बोल रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो उसको भी लगेगा कि कोई टारगेट है ही नहीं, तो वो भी अपनी मर्जी से करेगा। तो यहाँ पे फिर आप उनको अच्छे से अप्रेजल भी नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ही डिससैटिस्फाई हो जाएगा ना। सो यहाँ पे और आप क्या करेंगे, आप उनको अनफेयरली एवेलुएट करते रहेंगे ड्यूरिंग अप्रेजल से, तो ये एम्प्लॉय क्या फील करेगा, अनफेयर फील करेगा, अच्छा नहीं फील करेगा। व्हाट एचआर कैन डू, सेट क्लियर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, बोलो कि इस मंथ में आपको इतना करना है, इस मंथ में आपको इतना करना है। ऐसे आप जो भी परफॉर्मेंस है ना उसको क्लियर रखो, क्लियर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखो, यूज ए ट्रांसपेरेंट एवेल्युएशन सिस्टम। लाइक मेल है तो मैं कम दूंगा, फीमेल है तो मैं इसको अच्छा दूंगा, ये साउथ का है तो मैं इसको अच्छा दूंगा, नॉर्थ का है, ये नॉर्थ से बैंगलोर आया है, हैदराबाद आया तो मैं इसको अच्छा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस यू हैव टू गिव देम दैट मच अप्रेजल्स एंड दैट मच रेटिंग, and it's your responsibility totally. So provide regular feedback, regularly उसको feedback देते रहो आप। then we have change management। अब ऐसे है, चेंज इज नेसेसरी, हमारे लाइफ साइकिल में भी इंसान के चेंज होते रहता है, सेम ऐसे ही हर जगह चेंज इज नेसेसरी, अगर चेंज नहीं रहा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस सच एज ए पॉलिसीज स्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा, या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, या फिर फ्लोर चेंज होगा, या फिर कुछ सिस्टम, न्यू सिस्टम आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, या फिर कोई भी पॉलिसीज होंगे, 4 पॉलिसीज चेंज होते रहेंगे कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको इस बार इतना मिलेगा, ऐसे बहुत सारे, या फिर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको इस बार इतना वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, चेंज को कोई भी एम्प्लॉय चाहता ही नहीं कि वो एक्सेप्ट करे, वो रेसिस्ट करता है कि मुझे नहीं, मुझे ये
चेंज नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो अडॉप्ट नहीं करना चाहता। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, उसको डर रहेगा कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में ऐसा। डिक्रीज़्ड प्रोडक्टिविटी, वो क्या करेगा अपनी प्रोडक्टिविटी को भी डिक्रीज़ कर देगा क्योंकि उसको चेंज नहीं पसंद है। तो एम्प्लॉयी रेसिस्ट अडॉप्टिंग अ न्यू कंपनी पॉलिसी और सिस्टम है। सो कंपनी की न्यू पॉलिसी आ गई है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, अडॉप्ट ही नहीं करेगा वो, तो न्यू सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं करेगा, रेसिस्ट करेगा, तो तब क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट चेंजेस क्लियरली, तो बोलो अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो देखो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इससे हमारा काम आसान होगा। आप क्लियरली उनको बोलो क्यों ज़रूरी है चेंज इज़ नेसेसरी बट व्हाई? टेल देम क्लियरली, ओके? Then they will definitely understand that thing, okay? Communicate changes से clearly, change को clearly communicate करो, involve employees in decision making। अगर ये हम बोलो कि हम ये सिस्टम ऐसे चेंज करना चाहते हैं और ये टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहते हैं, तो आप भी अपना डिसीजन दो, तो एम्प्लॉय को लगेगा कि देखो मुझे कितना मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो भी कमिटेड एम्प्लॉय बन के रहने के चांसेस होते हैं। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्टेड, सो जो भी चेंज आ रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है, पॉलिसी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या फिर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनको ट्रेन करते रहो, उनको सपोर्ट करते रहो। बस यहाँ पे इतना हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड इसको कमेंट भी करो प्लीज। थैंक यू।